नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल TG2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज चला रखा था। उसी सीरीज का पार्ट नंबर 49 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के क्वेश्चन का आगाज़ किया जाए और आपके स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि एक 1200 मीटर लंबे तार का रेजिस्टेंस 60 ओम है। यदि इसकी लंबाई को 240 कर दिया जाता है तो फिर इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी R2 रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे L1 का मान जो दिया गया है वो 1200 मीटर दिया गया है और R1 रेजिस्टेंस का मान जो है वह 60 ओम दिया गया है। फिर L2 लंबाई कह रहा है कि 240 कर दी जाती है तो फिर R2 रेजिस्टेंस क्या होगा। यहाँ से फार्मूला हम लिखेंगे तो R = ρL/A। अब यहाँ क्वेश्चन जो है वह लंबाई और रेजिस्टेंस के बीच पूछ रहा है, तो यहाँ पे लंबाई और रेजिस्टेंस के बीच देखेंगे कि रिलेशन क्या बन रहा है, तो समानुपाती का बन रहा है, यानी R समानुपाती L का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि R1/R2 = L1/L2 हो जाएगा। अब इसी फार्मूले में हम डाटा को पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए L1/L2, L1 का मान जो है वो 1200 मीटर दिया गया है अपान L2 का जो मान है वह 240 दिया गया है इक्वल टू R1 जो है वह 60 ओम है और R2 हमें कैलकुलेट करना है। अब ये 1 0 से 1 0 मारा जाएगा, फिर 1 0 से ये 1 0 मारा जाएगा, 12 दूनी का 24 हो जाएगा और 6 दूनी का 12 हो जाएगा, यानी R2 का मान जो हमें मिला वह 12 ओम मिला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर की एक सामान्य धारा विन्यास में धारा प्रवर्धन गुणांक यानी कॉमन करंट कॉन्फ़िगरेशन में जो मान है 0.9 है, यानी ये जो धारा प्रवर्धन गुणांक होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इसे हम अल्फ़ा बोलते हैं और अल्फ़ा का मान 0.9 दिया है। यदि उत्सर्जक धारा 2 मिली एम्पियर हो तो फिर आधार धारा यानी बेस करंट का मान ज्ञात करना है, IB का मान। तो पहले अल्फ़ा, बीटा और गामा का मान निकलता कैसे है उसका शॉर्ट ट्रिक्स आप सब ज़रूर देख लीजिए। एमीटर हो जाएगा और यहाँ पे हम बेस लिख देंगे और यहाँ पे कलेक्टर लिख देंगे। आप इसे IE भी कह सकते हैं, एमीटर करंट, और इसे बेस करंट और इसे कलेक्टर करंट कह देंगे। यहाँ से इसका जो रिलेशन बनता है ये अल्फ़ा का होता है, यहाँ से ऐसे रिलेशन बनता है वो बीटा का होता है और यहाँ से जो ऐसे रिलेशन बनता है वो गामा का बनता है। तो अल्फ़ा का यदि हम मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो ये जो है ये किस पे आया है, तो IC पे आया है, यानी अल्फ़ा का मान IC यानी कलेक्टर करंट अपान कहाँ से निकला है, तो एमीटर से, तो IE हो जाएगा। यानी अल्फ़ा का मान हमें निकल गया कि IC यानी कलेक्टर करंट अपान एमीटर करंट। इसी तरीके से हम बीटा का भी मान निकालेंगे तो बीटा पे तीर का निशान किस पे लगा है, IC पे, यानी कलेक्टर करंट अपान कहाँ से आया है, IB से, तो अपान बेस करंट हो जाएगा। इसी तरीके से हम गामा का मान निकालेंगे तो गामा जो है इसका तीर का निशान किस पे आके पहले लगा है, तो IE पे, यानी एमीटर करंट अपन कहाँ से आया है, तो IB से, यानी बेस करंट। तो ये गामा का मान हमें मिल जाएगा। इस तरीके से हम अल्फ़ा, बीटा और गामा के मान को निकाल सकते हैं। अब इसे, ये तो अल्फ़ा को हम कहते हैं करंट, कॉमन करंट कॉन्फ़िगरेशन, बीटा को हम क्या कहेंगे, और गामा को कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, और इसे हम कहेंगे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, बीटा को बोलेंगे। अब यहाँ से मिटाते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है वो सिर्फ अल्फ़ा पे है, इसका मतलब है कि अल्फ़ा का हमें मान दिया है
और IC और IB के साथ हमें मान निकालना है। तो पहले हम मिटाते हैं और इसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से इसको ध्यानपूर्वक आप सब देखिएगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू हम फार्मूला बनाए थे IC/IE बनाए थे। अब यहाँ से अल्फ़ा का मान देखिए 0.9 दिया गया है इक्वल टू IC। तो IC हमें यहाँ से निकालना होगा और IE जो है एमीटर करंट वो क्वेश्चन में दिया है। देखिए उत्सर्जक करंट 2 मिली एम्पियर है तो 2 मिली एम्पियर हो जाएगा। यहाँ से जब हम IC निकालेंगे तो मान हमारा कितना मिल जाएगा, 9 दूनी 18 1.8 मिली एम्पियर हो जाएगा। यानी IC का मान हमें कितना मिल गया, कलेक्टर करंट का 1.8 मिली एम्पियर मिल गया। अब यहाँ से मिटाते हैं। इसको याद रखिएगा कि IC का मान हमें मिला है कितना, 1.8 मिली एम्पियर। जब इसको आगे हल करेंगे तो अब क्या बनेगा, अब हमें बेस करंट पूछा गया है। तो बेस करंट पूछा गया है तो एमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होता है। अब यहाँ से बेस करंट ये निकालेंगे तो पक्षांतर होगा। तो क्या लिखा जा सकता है इसे, तो IB इक्वल टू इसे लिखा जा सकता है IC या IE भी लिख सकते हैं, IE माइनस IC। अब यहाँ से देखिए IE जो है एमीटर करंट है जो कि क्वेश्चन में ही दिया था। उत्सर्जक करंट वो कितना है, 2 मिली एम्पियर है, माइनस IC हमने निकाला था कितना, 1.8, ये भी मिली एम्पियर में था। अब देखिए 2 मिली एम्पियर में से 1.8 मिली एम्पियर जब आप माइनस करेंगे तो 0.2 मिली एम्पियर बेस करंट का मान आएगा। और यही बेस करंट पूछा था, ऑप्शन नंबर डी 0.2 मिली एम्पियर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक दिष्ट धारा सीरीज मोटर 220 वोल्ट और 40 एम्पियर पर 800 आरपीएम पर चलती है। यदि आर्मेचर और फील्ड का प्रतिरोध जो है वह 0.2 और 0.1 हो तो आर्मेचर में विकसित टार्क कितना होगा। आर्मेचर में विकसित टार्क पूछा गया है। तो देखिए आर्मेचर में विकसित जो टार्क होता है इसे आर्मेचर टार्क बोलते हैं। और ये जो होगा इसका फार्मूला 9.55 EBIA/N हो जाता है इस मोटर की स्पीड। अब यहाँ पे देखिए तो N तो दिया है 800 आरपीएम। अब यहाँ पे EB और IA हमें जानना है। तो IA भी हमें दिया है क्योंकि DC सीरीज मोटर है। तो DC सीरीज मोटर में आर्मेचर करंट और सीरीज फील्ड करंट सेम होती है क्योंकि इसका सर्किट जो बनता है सीरीज का बनता है। तो यहाँ पे आर्मेचर करंट भी हमें मिला हुआ है 40 एम्पियर। EB का मान हमें कैलकुलेट करना होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये टर्मिनल वोल्टेज दिया गया है। तो यहाँ पहले हम EB निकालेंगे तो V इक्वल टू EB प्लस IARA टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल के रूप में मोटर के केस में फार्मूला यही बनेगा। अब यहाँ पे ये 220 हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज, EB हमें कैलकुलेट करना है प्लस IA आर्मेचर करंट 40 एम्पियर इंटू आर्मेचर का रजिस्टेंस। आर्मेचर का रजिस्टेंस देखिए यहाँ पे 0.2 दिया है, 0.2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 220 इक्वल टू EB प्लस 40 दूनी का 80 और एक अंक के बाद दशमलव कट जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ से EB इक्वल टू इसको उधर लेके जाएंगे तो 220 माइनस 8 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 212 हो जाएगा। यानी बैक EMF का मान कितना आया, 212 वोल्ट आ गया। अब इसी में हम मान को रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे रखते हैं तो 9.55 इंटू EB का मान यहाँ हमें मिला है 212 इंटू आर्मेचर करंट जो कि क्वेश्चन में ही दिया है 40 एम्पियर अपान N का मान देखिए 800 दिया गया है। ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर में पूरा गुणा करेंगे 9.55 इंटू 212 इंटू 40 तो आपका गुणनफल जो आएगा वह 848 पर 000 अपान
800 हो जाएगा। अब इसमें जब आप भाग देंगे तो जो आपका भागफल बनेगा वह 101.2 आएगा। अब ये 101.2 हुआ, यह ऑप्शन में तो है नहीं, तो करेक्ट जो इसका टार्क आर्मेचर में विकसित टार्क जो होगा वो करेक्ट आंसर इस फार्मूले से जो आएगा वह 101.2। लेकिन यहाँ पे अब इसके नियर अबाउट जाएंगे तो 99.3 न्यूटन इंटू मीटर दिया गया है, तो यहाँ पे आप इसको चुन लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन जो है कि एक डेल्टा कनेक्टेड संतुलित 3 फेज लोड पर 3 फेज 400 वोल्ट की आपूर्ति से आपूर्तित की जाती है। लाइन धारा का मान 20 एम्पियर है और लोड द्वारा ली गई शक्ति 1000 वाट है, तो प्रत्येक शाखा में प्रतिबाधा क्या होगी। अब यहाँ पे ये जो वोल्टेज दिया गया है ये कौन सा वोल्टेज है, तो यह फेज वोल्टेज है। यहाँ लाइन करंट है 20 एम्पियर और प्रत्येक शाखा में हमें रेजिस्टेंस बताना है। तो डेल्टा के केस में कंडीशंस क्या बनती है वो देखिए। डेल्टा के कंडीशन में हम कहेंगे तो लाइन वोल्टेज जो होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर हो जाता है, लेकिन लाइन करंट जो होती है वह फेज करंट के √3 गुना हो जाती है। क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें फेज वोल्टेज कितना मिला है, तो 400 वोल्ट दिया गया है और यहाँ पे लाइन करंट है 20, तो इसको हम फेज करंट पहले बदल लेंगे। तो इसको फेज करंट में जब हम बनाएंगे तो फेज करंट इक्वल टू हम लिख सकते हैं 20/√3, ये हमारा फेज करंट हो गया। फेज वोल्टेज 400 क्वेश्चन में ही दिया है, तब यहाँ से हम इम्पीडेंस निकाल लेंगे। यहाँ से इम्पीडेंस निकालेंगे यानी रेजिस्टेंस, तो R = V/I हो जाएगा। अब यहाँ पे फेज वोल्टेज जो दिया है वो 400 दिया है और लाइन वोल्टेज चूँकि हमने फेज में सबको बनाया है तो फेज करंट भी हमें रखना पड़ेगा, तो फेज करंट भी हमने बना रखा है, तो ये 20/√3 हो जाएगा। अब ये √3 ऊपर चला जाएगा तो आगे इसको हल करेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं आगे में, तो 400√3/20 हो जाएगा। अब 20 दूनी का 40 हो जाएगा, यानी आगे हल करेंगे तो 20 × √3 और √3 का मान रखेंगे 1.732। जब इसमें आप गुणा करेंगे तो जो आपका गुणनफल आएगा वह 34.64 आ जाएगा। इम्पीडेंस है तो इसका भी मात्रक ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 34.64 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर कि एक दिष्ट धारा शंट मशीन 1500 आरपीएम पर 250 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा विद्युत वाहक बल पैदा कर रही है। 50 एम्पियर के आर्मेचर धारा के लिए विकसित यांत्रिक शक्ति क्या होगी, यानी मैकेनिकल पावर पूछा गया है। आर्मेचर में डेवलप मैकेनिकल पावर, तो आर्मेचर में जो डेवलप मैकेनिकल पावर होता है वह EB/IA हो जाता है। अब यहाँ पे EB और IA का मान हमें रख करके गुणा करना होगा। यहाँ पे देखिए 250 का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल यानी EMF हुआ, बैक EMF हुआ, तो EB का मान हमें मिल गया 250 इंटू आर्मेचर करंट। यहाँ पे देखिए 50 एम्पियर की आर्मेचर धारा फ्लो हो रही है, तो ये 50 रख देंगे। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो 2 0 और 25 5 125 हो जाएगा। अब आंसर जो है वह किलोवाट में सब दे रहा है, यहाँ पे आंसर आया है वाट में, अब इसको किलोवाट में कन्वर्ट किया जाएगा। जब इसे हम 25 5 125 होगा, 125, अब इसे हम वाट हो जाएगा। अब इसे हम किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। अब ये 2 0 से 2 0 मारा जाएगा, 1 0 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 12.5 किलोवाट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 12.5 किलोवाट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन,
अगला जो है 6 नंबर की एक प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज में इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इक्वेशन दिया गया है E इक्वल टू वी मैक्स कास ओमेगा टी से व्यक्त किया जाता है तो कला कोण क्या होगा। इंस्टेंटेनियस इक्वेशन जब आप वोल्टेज के केस में लिखेंगे तो E इक्वल टू होता है E मैक्स साइन ओमेगा टी होता है मानक इक्वेशन में। चूँकि यहाँ पे कास दिया है और ये निष्पत्ति साइन है, एंटी फेज का मामला है यानी 90 डिग्री का मामला है, यानी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, यदि हम 1 मिली एम्पियर 50 ओम संचालन को 10 वोल्ट पूर्ण माप वोल्टता की तरह प्रयोग करना चाहते हैं तो संचालक के साथ श्रेणी में कितने ओम का रेजिस्टेंस जोड़ा जाएगा। ये जो है मल्टीप्लायर्स से क्वेश्चन है और मल्टीप्लायर्स का जो रेजिस्टेंस दिया है वो 50 ओम दिया है और इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है वह 10 वोल्ट का दिया गया है। तो यहाँ पे इसके सीरीज में इसकी मल्टीप्लायर्स की रेंज को बढ़ाने के लिए सीरीज में कितने ओम का रेजिस्टेंस हमें जोड़ना पड़ेगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। फार्मूला जो होता है मल्टीप्लायर्स रेजिस्टेंस इक्वल टू आर ए इंटरनल रेजिस्टेंस अपन M-1 हो जाता है। M के जगह पे हम क्या भरते हैं तो आर ए इक्वल टू V अपन VM फुल स्केल डिफ्लेक्शन -1 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए V का तो मान दिया गया है 10 वोल्ट, VM हमें निकालना पड़ेगा। तो VM हम निकालेंगे तो हमें क्या करेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू करंट का गुणा कर देंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस 50 है और इनटू करंट जो है 1 मिली एम्पियर है। जब इसमें गुणा करेंगे तो 50 मिली एम्पियर VM का मान मिल जाएगा। अब इसी में हम पुट कर देंगे तो RM जो है इंटरनल रेजिस्टेंस 50 है इनटू V यानी 10 वोल्ट अपन VM का मान हमने निकाला 50 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को बदल देंगे तो ऊपर में हमें 1000 कर देना होगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 मारा जाएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा। 200 में से 1 माइनस करेंगे तो 1999 हो जाए, सॉरी 199 हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो 50 इंटू 199, जब इसमें आप गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वह 99 50 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 9950 का रेजिस्टेंस मल्टीप्लायर्स के सीरीज में जोड़ना पड़ेगा हमें। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन में है कि एक 6 किलोवाट 4 पोल 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रतिष्ठंभ मोटर में निर्धारित परिस्थितियों में प्रचालक होने पर 30 अंश का बल आघूर्ण कोण है। भार का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। भार का हमें बल आघूर्ण ज्ञात करना है। अब ये देखिए लोड एंगल मान हमें ज्ञात करना है। तो लोड एंगल का जो फार्मूला होता है वह P यानी वाट हो गया इंटू 60 अपन 2 पाई n हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए P पावर जो है यहाँ पे 6 किलोवाट की ये मोटर है, तो 6 किलोवाट 6 इंटू 1000 कर देंगे क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट हो जाएगा, इंटू 60 हो जाएगा अपन 2 इंटू पाई का मान 3.14 रख देंगे इंटू n। n तो इस क्वेश्चन में दिया नहीं है तो n हमें निकालना पड़ेगा। देखिए फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है और पोल जो है वो 4 है, तो ns इक्वल टू 120 f/p लगा करके हम इसका स्पीड ज्ञात कर लेंगे। तो 120 इंटू 50 अपन पोल जो है 4 है तो 4 रख देंगे, 4 तिहाई 12 3 5 15, n का मान जो हमें मिला 1500 मिला, यही 1500 यहाँ पे हम रख देंगे। अब रखने के बाद क्या होगा कि अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 0 से ये 2 0 मारा जाएगा और इस पॉइंट को हम हटा देंगे। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएगा, यानी फाइनली जब इसको हम आगे हल करेंगे तो ये जो आएगा वह 3600 अपन
942 आ जाएगा। अब जब इसमें भाग देंगे 3600 में 942 से आप भाग देंगे तो भागफल जो आएगा वो 38.2 आ जाएगा। हमने टार्क निकाला है, लोड टार्क, तो इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, यानी 38.2 न्यूटन इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, ये ट्रांसमिशन लाइन पावर सिस्टम का क्वेश्चन है। कह रहा है कि मध्य संचरण लाइन विश्लेषण के लिए अभिहित टी विन्यास के संदर्भ में सदिश के रूप में किससे मान लिया जाता है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये टी है, ट्रांसमिशन लाइन में है, तो टी विन्यास को हमें अभिग्राही करंट कहते हैं, मतलब अभिग्राही छोर धारा बोला जाता है टी विन्यास को, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अभिग्राही छोर धारा बोलेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप में दो क्वेश्चन बनते हैं, एक टी विन्यास का बनता है और एक पाई विन्यास का बनता है। अब पाई विन्यास पूछे तो उसे हम क्या कहेंगे, तो पाई विन्यास को हम अभिग्राही छोर धारा कहते हैं, जैसा कि हमने अगले नंबर क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। देखिए 10 नंबर में कि मध्य संचरण लाइन विश्लेषण के लिए अभिविन्यास पाई विन्यास के संदर्भ में सदिश के रूप में किसे माना जाएगा, तो अभिग्राही छोर वोल्टेज को मानेंगे। याद रखिएगा, टी में हम क्या मानेंगे, तो करंट को मानेंगे, और पाई में हमें क्या मानेंगे, तो वोल्टेज को मानेंगे। इसी टाइप के दो क्वेश्चन इस पे बनते हैं। दोनों क्वेश्चन का हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में आप सब प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।